दोस्तों, मैं विनोद कुमार सैनी और आज हम बात करेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची पर। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य में विधायी संबंध का उल्लेख है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, केंद्र राज्य में संबंध संविधान के भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेखित है। इसको हम जब आगे संविधान पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। वहां पर विधायी के साधन संबंध का उल्लेख है और 7वीं अनुसूची में केवल और केवल विधायी संबंधों का उल्लेख है। विधायी विधायी मतलब विधि, विधि मतलब कानून, अर्थात कानून निर्माण की शक्ति किस विषय पर किस सरकार को होगी, केंद्र सरकार को होगी कि राज्य सरकार को होगी या दोनों को होगी, इस बात का हम अध्ययन करने वाले हैं। विशेष ध्यान देने की बात है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले दिन बता रहा था आपको कि संविधान में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियों का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ऐसा कई बार पूछा गया है और हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सूचियां हैं संविधान में। और मूल संविधान में अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन कौन सी अनुसूचियां थी, अनुसूचियों में कितने विषय थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं। तो दोस्तों 3 सूचियां हैं। नंबर 1 केंद्र सूची या इसको संघ सूची कहते हैं, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में अर्थात 26 जनवरी 1950 को 97 विषय थे दोस्तों, और वर्तमान में 100 विषय हैं। ये उप विषयों के सहित हैं, ये उप विषयों के सहित हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में अर्थात 26 जनवरी 1950 को 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़कर 52 हैं। दोस्तों 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थानांतरित किए गए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। निम्न 5 विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए, ऐसा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। कई बार दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको याद रखना विशेष रूप से कब हुआ, 1976। अगर भूल भी जाए तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और लास्ट में क्या होना चाहिए, 6। 44वां दोस्तों ये होता है 4 और 4 8, तो वो होता है 1978। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज दूर हो गया होगा और याद रखने का एक सही तरीका है जिससे हमें कभी गलती नहीं होगी। तो वो 5 विषय कौन कौन से थे? तो दोस्तों एक तो था वन, दूसरा था वन्य जीव, वन्य जीव में वन्य प्राणी एवं पक्षियों की रक्षा, और तीसरा था दोस्तों शिक्षा, और चौथा था अधीनस्थ न्यायालय, और 5वां था बाट व मापतोल। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूछा जा चुका है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पहले तो ये राज्य सूची का हुआ करता था, अब कौन सी सूची का हो गया है, समवर्ती सूची का। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा चुका है। देखो शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन जब दोनों में टकरार हो जाता है तो फिर माननीय केंद्र सरकार का होता है। इसीलिए भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है 2020 वह सभी राज्यों पे लागू होगी, कोई राज्य उसे लागू करने से मना नहीं कर सकता। एक अन्य कानून के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, एक अन्य कानून के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो मैंने जो आपको 5 विषय बताए वही जोड़े गए हैं, और इसको जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन को एक अलग कानून बनाकर जोड़ा गया है। किस सूची में? समवर्ती सूची में। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन कौन सी सूची का विषय है, तो आपका जवाब होना चाहिए समवर्ती सूची। क्या जवाब होना चाहिए दोस्तों? समवर्ती सूची। अभी केंद्र सरकार इस पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर बहुत जल्दी नई पॉलिसी लाने वाली है, और देखते हैं क्या होती है। संघ सूची या कहूं मैं केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने की या विधि बनाने की शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होती है दोस्तों। संघ सूची या केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। कौन कौन से विषय हैं? तो केंद्र सूची के कुछ मुख्य विषय यहाँ पर आपको लिखे गए हैं।
विदेश, देखो दोस्तों विदेश मंत्री हमारे भारत का ही होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी राज्य का विदेश मंत्री हो। तो याद रखना है हमें, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना। याद कैसे रखें, तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार में होता है। तो सीधी सी बात है, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सूची का विषय। रक्षा मंत्री भी आपने देखा होगा भारत सरकार में होता है, और ये भी संघ सूची का ही विषय हुआ। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा पर जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है। परमाणु बम निर्माण वो भी परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आता है। परमाणु बम पर भारत में प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जनगणना, दोस्तों जनसंख्या और परिवार नियोजन तो समवर्ती सूची का है, लेकिन ध्यान रहे जनगणना केंद्र सूची का विषय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, अब होने वाली है, तो ध्यान रखना। लेटेस्ट विषय रहेगा जनगणना। किस सूची का विषय, तो आपको ध्यान रखना है केंद्र सूची का विषय है। बीमा और बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग, जो बीमा करने वाली जो कंपनियां होती हैं भारत सरकार में रजिस्टर्ड होती हैं। बैंकिंग आरबीआई के अंडर में पूरा भारत का बैंकिंग सिस्टम होता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। मुद्रा, आपने देखा होगा दोस्तों कि भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नोटबंदी नहीं कर सकता, करेंसी चेंज, मुद्रा चेंज नहीं कर सकता, परंतु हमारे भारत का प्रधानमंत्री मुद्रा चेंज कर सकता है। ऐसा भारत में 2 बार हो चुका है, क्योंकि एक बार आजादी के जस्ट बाद, यानी कि 3 बार ऐसा हो चुका है। तो मुद्रा नोट परिवर्तन, इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा इसी विषय से जोड़कर कि ये केंद्र सूची का विषय है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही नोटबंदी की घोषणा करी थी। और अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको याद हो रहे होंगे। और रेलवे मंत्रालय, तो रेलवे मंत्री आपने भारत सरकार में देखा होगा, किसी राज्य सरकार का कोई रेलवे मंत्री नहीं होता। और निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, ये भी संघ सूची का विषय है। निर्वाचन प्रक्रिया और युद्ध, किसी भी देश के साथ युद्ध व शांति की घोषणा हमारी भारत सरकार करती है, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ये भी संघ सूची का विषय है। यूपीएससी, ये भी संघ सूची का विषय है। संचार, संचार के अंतर्गत उपग्रह वगैरह आते हैं, तो ये संचार भी केंद्र सूची का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग, तीनों ही प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे जल, थल और नभ, तो तीनों ही प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग भी कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। आपने सुना होगा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं तो कोई भी राज्य उनको अपने वहां से निकलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वे केंद्र सूची के विषय में आते हैं। यही कारण है कि कहीं से भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर सकती है। अब हम बात करेंगे राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। जी हाँ, राज्य सरकार को प्राप्त है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची के कुछ मुख्य विषय निम्नलिखित हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों कृषि, आपने देखा होगा कि कृषि है जो राज्य सरकार के अंडर में आता है। जब भी फसल में कोई नुकसान होता है तो राज्य सरकार उसके मुआवजे की घोषणा करती है। और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अलग से कृषि बजट भी पेश किया है, तो आपको याद रह जाएगा इससे कि कृषि किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। जेल, और जेल भी दोस्तों राज्य सूची का विषय है। पुलिस तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से राज्य सूची का विषय होना ही चाहिए, और वर्तमान में है भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो वहां के मुख्यमंत्री का वहां की पुलिस पर कोई भी अधिकार नहीं है। यही कारण है कि वहां के मुख्यमंत्री को थप्पड़ पड़ जाते हैं, लेकिन और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को थप्पड़ नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जो पुलिस प्रशासन होता है वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है, यानी कि राज्य सूची का विषय होता है। स्थानीय शासन दोस्तों आपको पता ही है कि ये तो अनिवार्य रूप से राज्य सूची में आएगा ही। स्थानीय निकाय प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात में गठित किए जाते हैं। व्यापार वाणिज्य, इसके लिए वाणिज्य शब्द यूज किया गया है संविधान में, हमने आपको समझाने के लिए व्यापार लिख दिया है। मेलों से सरकार को आय प्राप्त होती है। मनोरंजन, इनसे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, आप देखते ही समझ गए होंगे, ये तो कितना इंपॉर्टेंट विषय है, जिससे कि राज्य सरकारें चलती हैं। अगर ये नहीं बिके तो राज्य सरकारें मर जाए। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जैसे ही
लॉकडाउन हटता है तो एक दिन में ही राजस्थान जैसे गरीब प्रांत में भी 685 करोड़ रुपए की शराब बिक जाती है। तो आप देख सकते हैं राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है आबकारी विभाग की शराब से। और पथकर आपने देखे होंगे, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, ये पथकर भी राज्य सूची का विषय है। और इस शराब को जीएसटी में ले रहे थे, लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इसको नहीं जाने दिया। और यही कारण है मोदी जी और वसुंधरा जी के बीच में टकराव का एक मेन विषय यही है रहा है। भूमि में भूमि कर, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी, कब्रिस्तान, शमशान, लोक स्वास्थ्य, समाचार पत्र पत्रिकाएं, गैस, इंपोर्टेंट गैस भी राज्य सूची का विषय है। कई बार हम इसको केंद्र सूची का मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे पुलिस इंपोर्टेंट, रेलवे तो केंद्र सूची का विषय है जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ये भी राज्य सूची का विषय है। जल सिंचाई राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य विषय थे जो राज्य सूची के थे। इनमें से ही विभिन्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। स्टाम्प ड्यूटी सरकार ही बढ़ाती घटाती है। कब्रिस्तान शमशान घाट के लिए अलग से बजट भी जारी करती है सरकारें। लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है राज्य सरकारें। रेलवे पुलिस, ये आपको कंफ्यूज करने वाला है। रेलवे तो संघ सूची का, रेलवे पुलिस राज्य सूची का। और एक आपको गैस, तो गैस इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना राज्य सूची का विषय है। और विद्युत कर, विद्युत जबकि समवर्ती सूची में आएगा, और विद्युत कर इंपोर्टेंट बात है, ये राज्य सूची में है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये कुछ है। और हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त है, परंतु यदि केंद्र व राज्य समान विषय पर कानून बनाएं और उनमें टकराव की स्थिति हो तो केंद्र का बनाया हुआ कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय वन्य जीव, शिक्षा, बाट मापतोल और अधीनस्थ न्यायालय, ये दोस्तों राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। तो 5 तो ये याद रखने आपको जो कि जोड़े गए कि अगर पूछ जाता है इनमें से कौन सा विषय नहीं जोड़ा गया या कौन कौन से विषय जोड़े गए, ये 5 तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों विवाह विच्छेद यानी जिसको तलाक कहते हैं। विद्युत, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विद्युत कर तो राज्य सूची का विषय है और विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध से संबंधित कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, तो निवारक निरोध भी समवर्ती का है। जन्म मरण पंजीकरण, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन एक अलग कानून के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका उल्लेख ना तो राज्य सूची में था, ना समवर्ती सूची में था, ना संघ सूची में था, बाद में जोड़ा गया था। तो स्पेशली ये भी ध्यान रखना, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, आपने देखा होगा सरकारें, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नागरिकों के आर्थिक व सामाजिक विकास को लेकर योजनाएं बनाती रहती हैं। तो ये समवर्ती सूची के कुछ मुख्य विषय हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, कौन सा राज्य सूची का है, कौन सा केंद्र सूची का है, तो ये मैंने 40 के समथिंग तीनों सूचियों में विषय बताए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से ही नाना प्रकार की परीक्षाओं में नाना प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और हम जब ये पूरी अनुसूचियां पूरी हो जाएंगी तो आपसे बढ़िया टेस्ट पर कम से कम 50 क्वेश्चन और वो 50 क्वेश्चनों में लगभग कम से कम 200 प्रश्न समाहित करते हुए हम आपसे क्यूज रखेंगे और उसको भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे और उनका आप जवाब देंगे तो वो आए हुई परीक्षाओं पर हम बनाएंगे। दोस्तों अवशिष्ट सूची, ऐसे विषय जिनका उल्लेख उपर्युक्त तीनों सूचियों में नहीं किया गया है तथा जो नवीन नए हैं, जैसे साइबर क्राइम, आतंकवाद। अवशिष्ट सूची का उल्लेख संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 248 में किया गया है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ना कि किसी भी राज्य सरकार को प्राप्त है या राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। अनुच्छेद 249, जैसा कि आपको विदित होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं कि राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंदर
अनुच्छेद 249 का उल्लेख किया जाता है। इसके तहत राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है और उस पर केंद्र सरकार को, संघ सरकार को कानून बनाने के लिए कह सकती है और संसद उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगर दोबारा उसी विषय पर कानून बनाना है तो संसद को राज्यसभा द्वारा पुनः उसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके देना होता है और फिर भी 1 वर्ष के लिए संघ सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 दोस्तों, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है और संसद द्वारा बनाया गया ये कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रासंगिक रहता है। उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद उस पर कितने समय के लिए कानून बना सकती है दोस्तों? 1 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, अगर पुनः संसद को उस विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 का उपयोग करते हुए अपनी विशेष शक्ति का वापस उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी और फिर पुनः 1 वर्ष के लिए कानून बनाया जा सकता है। और अवशिष्ट विषयों और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ये आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रासंगिक रहता। संविधान की 8वीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, संविधान के मूल में मैं बता चुका हूँ, संविधान का मूल अर्थात 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो 14 के बाद वो कौन सी 8 भाषाएं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो दोस्तों 15वीं भाषा थी जिसका नाम था सिंधी भाषा और इसे दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों याद रखना, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया 15वीं भाषा थी सिंधी। अब 16, 17, 18 ये तीनों भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों एक साथ जोड़ी गई थी। तो इनका क्रम कोंकणी भी 16वीं हो सकती है, मणिपुरी भी 16वीं हो सकती है, नेपाली भी 16वीं हो सकती है, तो एक साथ जोड़ी गई थी। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया है। बाकी इनमें से तीनों में से कोई सी भाषा 16वीं हो सकती है और कोई सी भी 17वीं और कोई सी भी 18वीं हो सकती है। तो ये कभी दूर रखना, केवल आता है कि 16वीं भाषा कौन सी थी। तो इन तीनों में से जो जिसका नाम हो वही 16वीं है, या 18वीं पूछे तो इन तीन में से जिसका नाम हो वही 18वीं है। और ये दोस्तों मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक बनाई है, नमक न से नेपाली, में से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, तो याद हो जाएंगे दोस्तों। 16वीं, 17वीं, 18वीं सुविधा के लिए डाले नंबर, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद दोस्तों 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं वही बात है, ये चार एक साथ जोड़ी गई थी। तो कोई सी संताली 19वीं हो सकती है, मैथिली 19वीं हो सकती है, बोडो 22वीं हो सकती है, डोगरी 21वीं हो सकती है, एक साथ जोड़ी गई है, कोई क्रम फिक्स नहीं है। और दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक बनाई है मैंने, जो दांतों का डॉक्टर होता है, डेंटल डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं BDMS। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली याद हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि याद होना ही इंपॉर्टेंट है, हमें परीक्षा में याद रहेगा जब जवाब देंगे। तो BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली कब जोड़ी गई दोस्तों? 92 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर बताऊं, क्रम इनमें से चारों का कोई सा भी 19 हो सकता है, किसी का भी 22 हो सकता है। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संवैधानिक 22 भाषाओं का मैं आपको लिख दे रहा हूँ याद करने का। ऐसे असमिया बी दूसरे नंबर पर आता है, तो बोडो और बंगाली 2, डी से डोगरी, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के में देखो दोस्तों 1 डंडा 2 और 3, तो इससे भाषाएं भी 3, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। एम मलयालम में देखो 1 2 3 4, तो इनसे भाषा भी 4। मलयालम केरल की भाषा है दोस्तों, केरल और लक्षद्वीप की। मणिपुरी मणिपुर की, मैथिली और मराठी
एन, एन से दोस्तों नेपाली, पी से पंजाबी और एस, एस में 3 घुमावे, 1 2 और 3, तो 3 भाषाएं संस्कृत, संथाली, सिंधी। और टी से तमिल और तेलुगु और यू से उड़िया, उर्दू। तो दोस्तों ये आपकी 22 भाषाएं। कई बार पूछा जाता है निम्न में से किस भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो दोस्तों इन 22 के अलावा नहीं है। और कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो मैं कहता हूँ इस ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएंगी और पूरा विश्वास रखता हूँ। अब दोस्तों कई लोग पूछता है कि कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो अब तक मैंने जितने भी विगत परीक्षाओं का अध्ययन किया है और उनके प्रश्न देखे हैं, तो कभी तो ऑप्शन में आया है राजस्थानी, कभी आया है अंग्रेजी, कभी आया है भोजपुरी। अब देखो दोस्तों, चूंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रांत है भारत का क्षेत्र दृष्टि से, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि राजस्थानी भाषा को तो संविधान दर्जा प्राप्त होगा, और अंग्रेजी तो शुरू से ही थी, अंग्रेजों के जमाने से इसको प्राप्त होगा, और भोजपुरी जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है हिंदी की, तो हम सोचते हैं कि इन तीनों भाषाओं को तो प्राप्त होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं आपसे दावा करता हूँ 99% जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से किस भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो उनमें या तो राजस्थानी ऑप्शन में मिलेगा, या अंग्रेजी मिलेगा, या भोजपुरी मिलेगा। तो ये तीनों ध्यान रखना, राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। और एक दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि 96 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़ीसा का नाम ओडिशा व उड़िया भाषा का नाम ओडिसी भाषा कर दिया गया है। ध्यान रखना, अब आपसे पूछा जाएगा कि ओडिशा की भाषा क्या है, तो उड़िया जवाब मत देना, ओडिसी जवाब देना। और ओडिशा का जो नाम परिवर्तित किया गया है, भाषा को ओडिसी किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 96वां संविधान संशोधन। कब? 2011।